नुकतेच नांदेड येथील लड्डू सेठ यांचा परभणी येथे कालानी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला। यावेळेला प्रमुख पाहुणे ख्यातनाम सीए जाजू यांनी जो मंत्र दिला तो ऐका। व्यवसाय में आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, आगे मैं सफल हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा। आज जो मैंने सफलता देखी है उसको मैं सस्टेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस सफलता के मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, आज इस सफलता के मुकाम को आगे 10 साल तक खींच पाऊंगा नहीं खींच पाऊंगा। आप सभी उद्योगपतियों, व्यापारियों और नए स्टार्टअप्स वाले के सामने सबसे बड़ा चिंता का विषय है और आपका दिल बोलेगा कि ये विषय सोचने लायक है। आपके लिए नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए होगा। तो ऐसे क्या अवरोधक स्थितियां हैं जो हमको विकास से संकुचित कर रही है या विकास का रिवर्स डायरेक्शन दे रही है? मैंने इसका एनालिसिस किया है और इसलिए मैं आपको मेरे 70 घंटों का प्रयास को सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको 7 मिनट में आपको दोहराना चाहता हूँ। सबसे बड़ा हो गया है नई तकनीकी के प्रभाव, न्यू टेक्नोलॉजीज। हम लोग जो माफ करना 60 इयर्स के ऊपर वाले, मैं भी उसमें शामिल हूँ, नई तकनीकी को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, एडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं है। उसने आप मोबाइल फोन क्या यूज करते हो? भैया मैं मोबाइल फोन करने के लिए करता हूँ, सुनने के लिए करता हूँ। मोबाइल में 140 फीचर होते हैं, सीखने का किसी की तमन्ना नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। तो बिजनेस में भी आजकल नए नए वर्ड्स शायद आपने काफी जनों ने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, 5G, मशीन लर्निंग। ये अगले 5 साल में जैसे हर घर में मोबाइल और टीवी घुस गया है, ये टेक्नोलॉजी आपके जीवन में घुसने वाली है। जो एक्सेप्ट और उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको मालूम है क्या होगा? उसका एक इंग्लिश में वर्ड है, वो है ऑब्सोलीट। और जब मनुष्य ऑब्सोलीट हो जाता है, उसके कोई एम्बिशन नहीं रहते हैं, उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। आपको पता है शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरा जो हो रहा है बिजनेस में, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, वो है नए बिजनेस मॉडल्स हो रहे हैं। आपको पता है कि बिना कार होते हुए उबर और ओला सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई है, गाड़ियों की कंपनी हो गई। एक कार नहीं है उसके पास। सबसे बड़ा स्विगी और जोमेटो एक रेस्टोरेंट नहीं है, सबसे बड़े रेस्टोरेंट वो आज चला रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल्स हो गए, आउटसोर्सिंग का बिजनेस मॉडल हो गया है। अब तो ये हो गया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले भी अब शायद कितने दिन जीवित रहेंगे मुझे पता नहीं है। अपने को स्वीकार करना है, यदि बिजनेस में भी आगे बढ़ना है, कि या तो अपन नए बिजनेस के साथ में जुड़ जाए और या अपने बिजनेस को भी परिवर्तन करके नए बिजनेस मॉडल में अपन परिवर्तन करें। थर्ड हो गया है कि कस्टमर्स के पास में अब आपका लॉयल है ऐसी बात नहीं होती है, उसके पास में बहुत ऑप्शंस हो गए हैं। बहुत ऑप्शंस सोशल मीडिया के थ्रू हो गए हैं, इंटरनेट के थ्रू हो गए हैं, और उसके पास में ये जो आजकल दुनिया भर के जो रीडिंग मटेरियल्स वगैरह सब है, उसमें काफी सारे ऑप्शंस हो गए हैं। वो कहीं पे भी जा सकते हैं। आप यदि प्रोफेशन में हो, सर्विसेज फील्ड में हो या बिजनेस में हो, यदि आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर को डिलाइट नहीं करेंगे, कस्टमर की मांग के एक्सपेक्टेशन का बिल्कुल नहीं रहेंगे, चाहे आप 50 साल से बिजनेस चला रहे हैं, माफ करना मुझे शंका है कि वो बिजनेस आगे 5 साल सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और लास्ट मैं उन लोगों को ये आगाह करता हूँ, ये मेरे एक पूरे लेक्चर का पार्ट था। लास्ट टाइम जब मेरा कोलालमपुर में लेक्चर था, मैंने 55 बार अभी तक आउटसाइड दुनिया में मेरे लेक्चर्स बहुत उत्साह और लोगों ने रेस्पेक्ट से सुना है। नॉट बिकॉज ऑफ डी आर टैगोर, आजकल इंडिया का रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से मेरे को भी उन्होंने बहुत सुना। लीडरशिप और बिजनेस के मालिक, उनके लिए मैं स्ट्रेट शब्दों में बोलना चाहूंगा जो मेरे दिल की बात है। आज ज्यादातर बिजनेस जो फेल हो रहे हैं और अंडर परफॉर्म हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार मालिक बिजनेस के स्वयं खुद है। ऐसा नहीं कि उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट है या उनका और कोई प्रॉब्लम है।
सबसे बड़ी बात आती है ऑनर्स में कंप्लासेंसी, कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जब 40 साल तक अच्छा किया है, मैं मेरे स्टाफ की, मैं मेरे क्लार्क्स की मैं क्यों सुनूंगा, और इसलिए वो करते रहते हैं। कंप्लासेंसी की फीलिंग है, वो बिजनेस आगे चलने वाले नहीं है। दूसरा एक फैक्टर आता है लीडरशिप में, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है कि कस्टमर बोल दिया तो बोला यार तेरा काम है तेरा बोलना, और सुनते नहीं है कस्टमर की वॉइस। ग्राहक क्या बोल रहा है उसकी सुनते नहीं है, एम्प्लॉय क्या बोल रहा है सुनते नहीं है, और उस चक्कर में आप अपने ही अंदाज में रहते हैं और कोई नया इनोवेशन, नवीनीकरण, प्रोडक्ट का चेंजिंग मॉडल कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो फीडबैक जो होती है कस्टमर से, ग्राहकों से, एम्प्लॉय से, वो सिस्टम यदि करेंगे तो आपको पता लगेगा वेयर डू यू स्टैंड और आप क्या चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बताया आज की वर्तमान स्थिति के बारे में। ज्यादा इसको नेगेटिविज्म को आगे बढ़ाते नहीं होते हुए, पर अपने को जानना जरूरी है अपन किस मुकाम पे बैठे हैं। परभणी समाज की समृद्धि में अभिवृद्धि हेतु मैं आपके लिए 4 विशेष गुरु मंत्रों को भेंट करना चाहूंगा, जो आपकी अपेक्षित कामयाबी की रफ्तार को दुना करेगी। ये मेरा विश्वास है। इसको चाहे तो आप एक गारंटी कार्ड लेके आज यहाँ से जाइएगा। इन मंत्रों को मैंने काफी कुछ अध्ययन किया है। मैं मेरी बहुत ह्यूमिलिटी और निवेदन के साथ कहता हूँ कि मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कम से कम 100 सक्षम और सफल लोगों की आत्मकथा कभी पढ़ी है, लोगों को सुना है, और मेरे को खुद को आज अजीम हसन प्रेमजी जैसे बड़े लोगों के साथ में डायरेक्टली काम करने का मौका मिला है, धीरू भाई अंबानी के अंडर में काम करने का मौका मिला है, दिलीप बिराम के गोविंद का वेल्सन के मालिक है, इन सब मुकेश अंबानी है, इन सब के काम करने का एक मैंने सीखा। और मैंने विदेश यात्रा में भी काफी लोगों से इंटरेक्ट किया हूँ। मुझे लगा कि शिक्षा एक गेट पास है, लेकिन सफलता का कोई रीजन नहीं है। कई ड्रॉप आउट हो गए कॉलेज से और आज विश्व स्तरीय पर देर का मचा है। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैं शेयर करूंगा, आप वाकिफ भी है। एक जेन कॉम करके हुआ था। अब आप पूछेंगे कौन है? हर कोई आदमी व्हाट्सएप यूज करता है, आंसर यस है। ये जेन कॉम व्हाट्सएप का मालिक है और इसको कॉलेज से धक्के मार के निकाला हुआ है, और आज क्या सफलता है। बिल गेट्स कॉलेज से अगेन निकाला हुआ है, पढ़ाई करते ही नहीं थे, सॉफ्टवेयर लिखते रहते थे। दुनिया के कितने सालों तक सबसे नंबर 1 अरब और खरबपति वही रहे हैं। माइकल डेल एक अमेरिका में हुआ था, नाम के बजाय आपने डेल कंप्यूटर, हर घर में कंप्यूटर है, वो उसका मालिक है सर, और वो भी कॉलेज से ड्रॉप आउट है और सफल। एक दो एग्जाम्पल और बता सकता हूँ। जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक है, वो भी ड्रॉप आउट है। 60-70 बिलियन यूएस डॉलर आपके छोटे कैलकुलेटर में फिगर ही नहीं आएगा, उसका मालिक है। लेरी एलिसन ओरेकल फाउंडर, ऐसे भी कई नाम बता सकता हूँ। इंडिया में भी है जो क्वालिफाइड नहीं थे, अपने बांगुर जी है, बिरला जी है, मेरे बॉस अजीम प्रेम जी है, धीरू अंबानी है। इन सब का क्या गुरु मंत्र है? ये 4 गुरु मंत्र को फॉलो किया उन्होंने। मैंने सारा कुछ मंथन किया, चिंतन किया है, और उस सबसे सफल यात्रा ग्रंथों में, चाहे धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पारिवारिक, सामाजिक और ये व्यापारिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। इसका निचोड़ में 4 मंत्र फॉलो किए हैं, और चारों मंत्रों के साथ ये सब सक्सेस हुए हैं। क्वेश्चन होता है क्या आप धर्म अलग है क्या? ईश्वर की वही संतान है, ईश्वर की हम भी संतान है। जरूरत है आपको इनका अनुसरण करने के लिए, आप हमको, और सफलता के शिखर पर, तो हम भी असफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2 लाइन के साथ में मैं पहले इसको खत्म करके फिर सीधा मंत्रों पे आता हूँ। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, एक सेंट होता है, अपन सेंट लगाते हैं, उसकी महकान होती है। तो मैं कहना चाहूंगा, इत्र से कपड़ों की महकान, इत्र से कपड़ों की महकान कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आएगी। इत्र से कपड़ों की महकान कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो जब है जब आपके किरदार से महक आवे। मजा तो जब है जब आपके किरदार से महक आवे और आप अपने किरदार को निभाओ इतने शिद्दत से कि परवणी समाज
समृद्ध हो जाए। तो यही जो सक्सेस मंत्र है चारों का। तो आइए, समय आ गया है, मैं गुरु मंत्रों के रत्न सागर के उन 4 विशेष पैकेज को खोज के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रथम मंत्र एक कहानी द्वारा मैं अवगत और एहसास कराना चाहूंगा। आपने और हमने बचपन में एक खरगोश और एक कछुआ की कहानी सबने पढ़ी शायद। दौड़ का प्रथम चरण था कि खरगोश भागकर, और वो अपनी एरोगेंस, कंप्लेसेंसी अपने हिसाब से रह गया कि उसको कोई हराने वाला नहीं है, अहंकार में, ईगो में रह गया और आगे भागकर कुछ देर के बाद में सो गया। बोला अभी तो कछुआ साहब बहुत दूर पे है, जब आएंगे जब देख लेंगे। कछुआ अपनी सतत और निरंतर यात्रा से, धीमी यात्रा से, और वो पहला चरण का दौड़ में कछुआ जीत गया। भाइयों बहनों, 50-60 साल पहले अपने समाज और बिजनेस की बात यही थी। आपने दूरदर्शन का नाम सुना होगा, आपने पोस्ट ऑफिस का नाम भी सुना होगा। वो धीमी गति के आइटम्स थे, पर उनके सामने तो कंपटीशन नहीं था, प्रतिस्पर्धा नहीं थी। धीमी गति में जो भी करते थे सब कुछ चल जाता। तो ये दौड़ का पहला चरण था। मैं नहीं करूँगा, आपको ये फॉलो करना है। दौड़ का दूसरा चरण चालू हुआ करीब 35 साल के पहले तक, 35 से 50 साल के बीच में, रफली समझ लीजिएगा। खरगोश अब जागरूक हो गया और जागरूक होकर फास्ट दौड़ के अपनी दूसरे चरण की दौड़ उसने अपने कायम की, सफल की। ऐसे ही उस दौड़ में कुछ व्यवसायी लोग और कुछ समाज के नेता लोग आगे बढ़ते गए अपनी प्रतिभा और अपनी शक्ति और अपने क्षमता के बलबूते पे। और इसमें क्या हुआ, कमजोर वर्ग वो पीछे रह गए, तो उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया और वो उनके बराबर भाग नहीं पाए। संपूर्ण समाज का विकास नहीं हो पाया। तो दौड़ का चरण, दूसरा चरण की मेरा गुरु मंत्र नहीं है। दौड़ का तीसरा चरण, खरगोश भाई साहब ने सोचा कि मैं जमीन पे फास्ट भाग सकता हूँ, और कछुआ भाई साहब ने सोचा मैं पानी में फास्ट भाग सकता हूँ। अब दोनों की दौड़ चालू हुई। जहाँ जमीन था वहाँ खरगोश आगे निकल गया, और जहाँ पानी था वहाँ पे कछुआ। अब बेटे का जो दौड़ का एक अंतिम चरण है, जिसमें मेरे गुरु मंत्र का पहला आपको व्रत में मिलेगा, वो है दौड़ का चौथा भाग। तो कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पे बैठाया और ऐसा करके पूरी दौड़ दोनों जनों ने सफलता की। समृद्ध समाज के लिए जरूरत है कि समाज के हर स्तंभ आपसे सहयोग, आपसे साझा एवं सेवा भाव। और सेवा भाव का मतलब है, एक मानवीय क्रिया है जो सेवा भाव से अगले को फायदा होता हो, आप निस्वार्थ भाव से करता हो, और करने के बाद में एक अंदर की आनंद की अनुभूति होती हो। ये 3 पहलू होते हैं सेवा भाव के। तो मैंने कहा सहयोग, साझा और निस्वार्थ सेवा भाव से ये दोनों ने किया खरगोश और मछली। 2010 के बाद में जो हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है, आज हम दूसरे विदेशी लोगों के साथ मिलके बिजनेस बना रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? एक दूसरे का सपोर्ट हो रहा है, एक दूसरे के पार्टनरशिप हो रही है जिसको साझा बोलते हैं, और एक दूसरे को चाहते हैं कि अपन आगे बढ़ाएं। विशेषकर अपनी तो सनातन परंपरा यही रही है। और ये गुरु मंत्र है मेरा कि इससे न केवल अपन सब हर क्षेत्र में बढ़ जाएंगे। ये केवल मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं समाज के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहा हूँ, परिवार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, और अपने खुद की स्वच्छ की व्यक्तित्व जो बढ़ाने की जो है लीडरशिप क्वालिटीज, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहा हूँ। तो ये पहला मंत्र है मेरा, सहयोग, साझा और निस्वार्थ भाव से सेवा। हाल ही में आपको मालूम है चंद्रयान 3 को गया था, सक्सेस हुआ था। आपको पता है एनालिसिस के अंदर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इसरो के सब अधिकारी, वैज्ञानिक, डाटा सेंटर्स, बाहर की एजेंसियां एंड सब पॉलिटिशियन, सबका मिलने का सहयोग साझा से अपन चंद्रमा की धरती पे भी पहुंच गए, जो संभव नहीं था। इस प्रथम मंत्र में मेरे को टेम्पटेशन आ गई, एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। एक कंजूस ने महापरिवार समाज को निमंत्रण किया भोज के ऊपर।
एक कंजूस ने परवणी समाज को जीवन पे बुलाया भोज में। अब उस कंजूस की कंडीशन थी कि उसने सबके यहाँ पे एक चम्मच बांध दिया कोने पे। अब बोला कि आप खाने की कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो आप उस कंजूस का खाना नहीं खा सकते। पर जब मेरा गुरु मंत्र पहुंचा, गुरु मंत्र पहुंचते ही एक व्यक्ति ने दूसरे को अपने उस चम्मच से खाना खिलाया, दूसरे ने पहले वालों को खिलाया। इससे बड़ा सहयोग और साझा और सेवा का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, और सबने भरपूर उसका जीवन को जिया। अब मैं बहुत ही जल्दी रूप में समाज की समृद्धि में अभिवृद्धि के हेतु दूसरे मंत्र पे आता हूँ, दूसरे मंत्र का पैकेज पे आता हूँ। और वो सबसे बड़ा है दोस्तों, ये मैं केवल आपको भाषण के निमित्त ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से मैं आपके दिल तक छू जाऊँ, और इसमें 10% की कुछ फायदा हो तो उससे बड़ी खुशी मेरे को कभी नहीं होगी। ये है सबसे बड़ी चीज नजरिया की, देखने की, सुनने की और सोचने का नजरिया, दृष्टिकोण, माइंडसेट। और आज जरूरत है, चाहे कोई भी एज पे हो, मैं विशेषकर सबका ध्यान इस तरफ आकर्षण रखना चाहूंगा, उसकी क्लीनिंग करनी जरूरी है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक भी जरूरी है। अब ये क्या चीज है मैं जो कह रहा हूँ, देखने का नजरिया। अब देखने का नजरिया, एक भाई साहब ने आदत पड़ गई, वो घर में बैठे थे, बाप और बेटे, बहू और उसकी वाइफ सब बोल रहे, देखिए सी यहाँ कहाँ रह रहे हैं अपन, पड़ोस वाले मकान के देखो सारे कपड़े मेले गंदे हैं, और वो आदमी के देखो कभी चेहरे भी गंदे ही गंदे सब है, कपड़े गंदे, वो गंदा, सब गंदा ही गंदा है, यहाँ से चलो। मेरा दूसरा मंत्र वहां पे पहुंचा, और जब पहुंचा तो पता लगा पहले वाले भाई साहब की खिड़की के ऊपर ही गंदा मेल और धूल जमी हुई थी, तो सामने वाले पड़ोसी का तो गंदा दिखेगा ही दिखेगा। तो अपना कभी कभी देखने के नजरिए में अपन दूसरे को गलत समझ बैठते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अपने यहाँ खुद में है, अपने को देखने के नजरिए में। आपने कभी देखा गाय को, कई गाँवों में मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है कि जब सूखी घास होती तो हिलाती अपना असर, खाती नहीं है। तो एक भाई ने उसको ग्रीन चश्मा लगा दिया गाय के ऊपर, अब गाय को सब ग्रीन ग्रीन घास दिख रही है और आराम से खा रही है। तो ये देखने के नजरिए का उदाहरण है छोटा सा। अब आता है सुनने का नजरिया। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि अपन लोग देखिए, सुनने के नजरिए में कई बार ये होता है कि कब आदमी ये माइक छोड़े और मैं बोलूं। सुनने का मतलब है कि मेरे बोलने का टर्न का वेट करता हूं, ये सुनने का सही नजरिया नहीं। पर हकीकत में माफ करना, यहाँ के समाज के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जो माइक के रसिक होते हैं वो बोलता है ये माइक छोड़े तो फिर मेरे को बोलने का मौका है, पर जो बोल रहा है उसका तो सुनिएगा ना। तो कभी कभी ये भी होता है। दूसरा सुनने का नजरिए का दोष है कि वो सुनता है और दिमाग में वाद और प्रतिवाद, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश करता है। सुनना इससे चाहता है कि मेरे को काउंटर आर्ग्यू कैसे करूं, उसके लिए वो सुनता है। तीसरा होता है कि एक्टिव लिसनिंग नहीं। शादी के पहले, मुझे मालूम नहीं यहाँ पे होता है नहीं होता है, शादी के पहले लड़का हमेशा लड़की को बोलता है मैं चांद तारे लाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो भी सुनती है, वो बेवकूफ नहीं है, वो एक्टिव लिसनिंग नहीं होती है। तीसरा दोस्तों वो है सोचने का नजरिया। सोचने का नजरिया सबसे डेंजरस चीज है कि आज अपन हर कहीं पे भी कुछ भी अपने दिमाग से सोच लेते हैं। एक ने हमको मान लो कुछ तिरस्कार कर दिया, घर में रेस्पेक्ट नहीं किया, एक दिन इनको हर्ट कर दिया, और उसकी इमेज अपन माइंड में बैठा लेते हैं। सारे रास्ते भर अब अपन उससे बात करते जाएंगे, बात किससे डायरेक्टली नहीं करेंगे, उसकी एक प्रतिमा अपने दिमाग में बैठा ली, अरे यार उसने तो मेरे को आदर नहीं किया, खाने का भी नहीं पूछा, चाय का भी नहीं पूछा, अरे उसकी परिस्थिति होगी, उसकी बीवी घर पे नहीं होगी, इसलिए कुछ नहीं कर पाया, वो तो आदमी यूजलेस है, वो है। एक अपन उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं और उसका नजरिया बना लेते हैं, और जब बार बार बात करते दिमाग में बैठे उस प्राणी को, तो अपने आप में रिलेशनशिप में दरार आ जाती है, जबकि हकीकत बात वो नहीं होती है। एक तो ये लाइव एग्जाम्पल है, एक आपने एक छोटी सी
घटना समझ लीजिएगा। एक आदमी के पास गधा था, मालिक था उसका गधे का, और अपनी बेटी को एक बार डांट दिया कि तुम ये होमवर्क नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हारी शादी इस गधे के साथ करा दूंगा। अब उसने तो अपनी लड़की को ऐसे ही डांटा था। अब गधे ने ये बात सुन ली, बोला कि गधे ने बात सुन ली कि उसकी बेटी से उसकी शादी होगी। बाजू वाला घर में जो गधा था वो बोला कि यार तू मेरे यहाँ मालिक के यहाँ नौकरी करने आ जाओ, तुम्हारे यहाँ तो रोजाना मार पड़ती है, तुम्हारा मालिक तो खाने को ही नहीं देता, मेरा मालिक बहुत अच्छा है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यही नौकरी करूंगा क्योंकि मेरी इसकी बेटी के साथ कभी शादी होने वाली है। और उसके वो सोचने का नजरिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन सोचने के नजरिए में जीवन में कई गलत फहमियां पैदा कर लेते हैं, और फ्रैंकली गलत फहमियों का वो मेन कारण वही है। कई गलत निष्कर्ष कर लेते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जो विचारते हैं, उनको देख के जल्दी में निर्णय लिए गए, वो निर्णय कभी भी आपके लाइफ के लिए लाभान्वित नहीं होंगे। न्यायमूर्ति साहब है, आपको मालूम है, ये कल बताएंगे कि कितना सुनते हैं लोगों की और फिर निर्णय एक्सपर्ट एकदम ऑन द स्पॉट नहीं लेते हैं। इनका दायित्व है वो अपने नजरिए में न्यूट्रलाइज करके क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जरूरत क्या चीज की अपने को जरूरत है कि उस चीज के सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए, टोटल पिक्चर मालूम होना चाहिए। जल्दी में नहीं ले तो शायद आपके सारे डिसीजंस सही जाएंगे। ये मेरा सेकंड गुरु मंत्र नजरिए के बारे में है। इसको यदि मेरे को कहना हो आपको 2 लाइन में तो ऐसा कहूंगा, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किस्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दिशाओं को बदलो, डायरेक्शन, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद पे खुद बदल जाएंगे। अब मैं बहुत जल्दी ही आपके तीसरे गुरु मंत्र के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता हूँ मैं पूर्ण विश्वास के साथ 4 ही मंत्र है दुनिया में, पर मैंने गीता बहुत क्लोजली पढ़ी है, हर शब्द पढ़ा है, मैंने कई आत्मकथाएं पढ़ी है। इन सबका जोड़ तोड़ सारांश ये 4 मंत्रों में नहीं है। समाज की समृद्धि में अभिवृद्धि हेतु 2 सृष्टि के महानायक, सृष्टि के 2 महानायक के गुणों का चिंतन करना चाहूंगा और हम सब मिलकर उसका अनुकरण करने की एक आप समझ लीजिए प्रतिज्ञा करेंगे, क्योंकि ये मेरा है। और ये 2 गुरु कौन है? श्री गणेश जी और श्री हनुमान जी। तो आप सुनते चलते हैं उनके बारे में। आज उनके आप अंदर से अंदर दर्शन करिएगा और उनकी आप रूपरेखा को अपने दिमाग में लाइएगा, अपने मानस पटल पे लाइएगा। बड़ा सर गणेश जी का, पहले बड़ा सर अपने को एक बताता है, अपनी सोच बड़ी रखो। ग्लोबल विजन, जो आजकल के प्रोफेशनल्स आगे बढ़ना चाहते हैं, संकुचित विजन नहीं, ग्लोबल विजन। और आप समाज के कार्य में हो या कंपनी के कार्यक्रम में हो, आप समाज और कंपनी के सारे फैक्ट्स पिक्चर आपको पूरी मालूम होना चाहिए। आप एक कॉर्नर में देख के डिसीजन लेते हो कंपनी खराब है, और एक आदमी समाज में धूर्त निकलता है तो बोलते हैं फलाना समाज खराब है, ये गलत बात है। आपको पूरा पिक्चर मालूम होना चाहिए। छोटी आंखें गणेश जी की, वो कहते हैं कोई भी चीज आप ध्यान केंद्र एकाग्रचित्त से आप करो, एकाग्रचित्त और पैशन के साथ की हुई चीज हमेशा सफल जाएगी। ये उनकी छोटी आंखें अपने को बता रही है। छोटा मुंह, अब छोटा मुंह में विरोधाभास भी है। कई जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वो बोलते मेरे पे लागू नहीं होती है, पर भगवान एक मुंह दिया 2 काम दिए। कम बोलो, काम का बोलो, गपशप मत बोलो, उतना ही बोलो जो जितना जरूरत है। ये छोटा। और दूसरा, आजकल डायरेक्शन में डाइटिशियंस बोलते कम खाओ, छोटा मुंह की ये भी बात है। अब आ जाओ बड़े कान, बिग ईयर्स। बिग ईयर्स का मतलब नए नए विचार, वो सुनिएगा। आज अपने यहाँ पे भाग्य से आज देखिए, मैं कहता हूँ ये गौरवशाली बात है, आप सब पधारे हुए आगे के अग्रिम सीटों में, पीछे मंच पे, इतने अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं, मेरे को भी मिल रहे हैं। आज अपने कान को चौकन्ना करके उनको सुनिएगा, जीवन में उतारने के दृष्टिकोण से। तो और सुनने की जागरूकता भी होनी चाहिए साथ साथ में। अपने एम्प्लॉइज और अपने कस्टमर्स
और घर वालों के लिए काम की वाली बाई, सर्वेंट, उनकी भी बातें कभी सुनो। कभी वो आपको बाई और काम वाला सर्वेंट आपको धोखा नहीं देगा। आप उसको डांटते रहोगे, डांटते रहोगे और सुनोगे नहीं, तो एक दिन वो भी आपसे विदा होकर चला जाएगा। बड़ा उधर बड़ा उधर का मतलब अपने एम्बिशंस को बड़े रखो। एक बार मैं फाइनेंस का आदमी होने के नाते बोल देता हूँ, मनुष्य की कीमत उसके एम्बिशन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आपकी अपनी कीमत बढ़ानी हो तो आपके एम्बिशंस, आपके ड्रीम को बढ़ाना पड़ेगा। बाकी तो शरीर की कीमत आप सब समझते हो, जब शरीर में आत्मा निकलती है तो कोई उसको रखने को तैयार नहीं होता, कोई चलाने भी नहीं देता। लंबी सूंड, ट्रंक, इंक्विजिटिवनेस मतलब जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा। मेरे बारे में कुछ कहा था कि गगरानी जी ने कि अभी मैं डॉक्टरेट कर रहा हूँ, ग्लोबल डॉक्टरेट कोर्स से 40 कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी स्विट्जरलैंड से, और मेरी पैन कार्ड के हिसाब से शायद 72 ईयर्स है, अगर मैं 70 ईयर्स का हूँ। तो अभी करने की क्या जरूरत है? स्टूडेंट बनने के लिए आपकी जिज्ञासा को मारना नहीं है। जिस दिन आप सुबह जी रहे हैं, आप ये मान के चलो ये मेरे जीने का पहला दिन है, कैसे जीना है, वो जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज होती है। और वही गणेश जी सूट अपने को सिखाते हैं। अब कुछ क्या आ जाते हैं हनुमान जी के ऊपर। सुंदरकांड का पाठ किया आपने, थोड़ा बहुत सुंदरकांड का, और बाकी का हनुमान चालीसा और आत्मकथा हनुमान जी की। 3 चीज मैंने देखी है हनुमान जी में: दृढ़ संकल्प, कार्य विधि में निपुण और समर्पित भाव और सेवा भाव। आप देखिए जब भगवान श्री राम जी को अपने अनुज लक्ष्मण जी की जब तकलीफ आई थी, शक्ति लगी थी मेघनाथ के द्वारा, अब उसको वेद को लाना था, सुषेण वेद को लाना था। हनुमान जी एज ए एम्प्लॉय कह सकते थे ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर में था ही नहीं, लेकिन तो श्रीलंका में अलग से फिर गए तो वो जाने आने को तैयार नहीं है, वो अपना टाइम लगा रहा है, उसका मकान समेत उठा के लेके आते संजीवनी में। अभी उनको पता ही नहीं लगा वो संजीवनी बूटी है कहाँ पे। नॉर्मल कोर्स में वापस आ सकते थे और अपने बॉस को बोल सकते थे, बॉस मेरे को तो आपने जो बोला संजीवनी बूटी कहीं मिली नहीं, कहीं दिखी नहीं है सर, मैं वापस आ गया। पर जब सेवा भाव और समर्पित भाव और काम करने का दृढ़ संकल्प हो तो हनुमान जी की तरफ मार भी उठा के लेकर जाएगा और उसमें संजीवनी बूटी मिल जाएगी। एक घटना हो रहा है हनुमान जी के बारे में, जब राम और लक्ष्मण दोनों को नाग पास लग गई थी लंका में। अब दोनों को जब लग गई, सब चिंता कर रहे हैं, जामवंत जी, सुग्रीव जी, सब प्लेयर हैं, और इतने में हनुमान जी दिखे नहीं। और हनुमान जी सीधा गए जटायु के पास में, विष्णु के जो वाक है, और कहा कि भैया जटायु जी, अपने विष्णु को मैं बाद में फोन पे मोबाइल पे बोल दूंगा, आप तो अभी आता चलो, मेरे स्वामी दोनों तकलीफ में है और आप ही उस नाग पास को काट सकते हो। और उनको जबरदस्ती प्रेम पूर्व और अपना विजिटिंग कार्ड देके कहा आप नहीं जाओगे, मैं आपको उठा के भी ले जा सकता हूँ। अपना विजिटिंग कार्ड देके साथ में आए और नाग पास जटायु से काटा। हो सकता है हनुमान जी भी उधर खड़े रहे जामवंत जी के तरह कि यार क्या करे, कैसा करे, जनरली यही होता है, पर उन्होंने काम करने की भावना थी और वो काम करके दिखाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 2 महान गुरु के गुण ऐसे ही नहीं है, सीखने लायक है। यदि इन गुरु मंत्र को मैं 2 पंक्तियों में बोलना चाहूँ तो ये ऐसा है: कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, पर जिंदगी ऐसी जियो जैसे मिसाल बन जाए। जब जाके अपना जीवन सार्थक होता है। देखिए जीवन सबसे बड़ा कॉस्टली चीज है, आप घबराना मत। हार्वर्ड लेबोरेटरी में एक टेस्ट हुआ है कि आदमी को बॉडी बनाने में $5 ट्रिलियन की जरूरत पड़ती है, जो हिंदुस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, और उसमें भी वो आत्मा का भाव की कॉस्ट अभी कैलकुलेट नहीं हुई है। सिर्फ शरीर बनाने का कॉस्ट 5 ट्रिलियन है, ऐसा मैंने पढ़ा। अब आ जाइए अपने छोटे मंत्र पे, बहुत जरूरी है इस समाज के लिए, मेरी मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए। छोटा मंत्र है कि इसमें संपूर्ण समाज और यहाँ तक कि अपने राष्ट्र के लिए भी अपने एक गिव बैक देने की भावना इसमें चरितार्थ होती है। शास्त्रीय मान्यता के हिसाब से अपन 4 लोन्स ऋण लेके पैदा होता है। तो मान्यता आती है तो 4 लोन आया
ये 4 लोन, जो 4 ऋण अपने ऊपर है, इन चारों ऋण में यदि अपन इसका जीवन सभी सफल होगा कि सही समय और सामर्थ्यता के हिसाब से इस ऋणों का आंशिक भरपाई कर पाए, नहीं तो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अपने को ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब ये 4 ऋण क्या है, इसकी बात को मेरा लास्ट में सुनिए कि अंतिम मंत्र है और ये पालन करने के लिए। पहला ऋण है मातृ और पितृ का ऋण। मातृ पितृ का ऋण इसलिए है कि बचपन में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको इमोशनल करने की जरूरत भी नहीं है, आपकी आंखों में पानी लाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी अपनी माताओं ने कितना दुख दर्द अपने सब सुख सुखों को त्याग करके आज अपने को जीवन की योग्य बनाया, अपना भरण पोषण किया, अपने को जीने लायक बनाया। अपन जहाँ दुविधा में थे, सच्चे गुरु और भगवान के रूप में वो दोनों काम आए। क्या अपना फर्ज नहीं होता है कि जब वृद्धावस्था में जब उनको अपनी जरूरत होती है या उनके सुखों की वापस पुनरावृत्ति करने के लिए कभी अपना दिल में नहीं होता है कि हम भी उनके लिए करें। ये माता पिता का दिन है, चुकाने योग्य है। ये जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे इस समाज पे बहुत गर्व है। ये समाज मेरे को सबसे ज़्यादा दिल में एकदम टच किया है और कई चीज़ें रिलेवेंट होती है, नहीं होती है, पर मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा ऋण ये है। दूसरा ऋण है अपना देव ऋण। देव ऋण में क्या आ गए, सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गए, पानी जल आ गया, वायु आ गई, पेड़ पौधे आ गए। आज अपन उनका फायदा ले लेके अपने स्वयं के जीवन को आगे बढ़ा देते हैं। क्या अपना इस ऋण को चुकाने के लिए इतना फर्ज नहीं होता है कि जो पेड़ काट के आपको पता ही नहीं लगता, आपने डायरेक्टली नहीं काटे, पर काटे हुए पेड़ों से आपके अपने घर में कितने चीजें बन रही है उसका एहसास ही, उसके पीछे कितने पेड़ काटे हैं। गाँव में जो मकान बनते हैं, लकड़ियाँ यूज होती है, तो पानी को अपन कितना दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण में कितना दूषित कर रहे हैं। क्या अपना दायित्व नहीं है कि कम से कम अपन उस जल को इतना यूज करें जितनी अपनी जरूरत है, और जो अपनी गंदगी और दूषितता की चीजें हैं कम से कम वेस्ट डिस्पोजल, जो अपने घर में कूड़ा करकट है उसको तो कम से कम सही ढंग से अपन उसका डिस्पोज करें। ये भी एक ऋण का देने का दायित्व अपना बनता है। ये देव ऋण का रिपेमेंट है। और लास्ट रिपेमेंट है अपना ऋषि ऋण जो है वो अपने गुरुओं का, जिनसे अपने को शिक्षा मिली, जिनसे अपने को संस्कार मिले, उन ऋषि ऋण की शिक्षा और संस्कार को जरूरत है समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति अपने मानव सेवा के निमित्त वापस किसी दूसरे को वो शिक्षा का वितरण करे और उसको उसके लायक बनाए, समर्थ बनाए निस्वार्थ भाव से, तो वो उसका शिक्षा का ऋण दायित्व कुछ हद तक मुक्त हो सकता है। और लास्ट लोक ऋण है। आजकल के समाज के लोग, जागरूक समाज हर तरह से समाज के लोगों को हेल्प करता है, उसको मजबूत करता है, उसके कई शिक्षा के लिए कई सुख सुविधाओं का फायदा करते हैं। वहाँ पे वहाँ का भवन बनाया, ये किया मैनेज के लिए। एक समय आता है जब वापस अपने समाज को वापस रीब्रेक करें, उसमें कोई ऑब्लिगेशन का भाव ना हो, सेवा का भाव हो, आप अपने ऋण को चुकाने किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरे 4 मैं आपके लिए विशेष करके वक्तव्यों को इसलिए लाया हूँ कि मैं आपका ध्यान वापस मेरे उन विषमताओं के लिए जो व्यवसाय नहीं बढ़ रहे हैं, जो अपना ईगो, एक्सपेक्टेशन, ईर्ष्या और तुलना के कारण से अपनी मानसिक व्याधियों में फंसे हुए हैं, ये सब बीमारियों को दूर करने के लिए 4 मंत्र हैं। मुझे विश्वास है कि जीवन की कला का भी यही मंत्र है और आपकी कामयाबी का मैं रिपीट करता हूँ, ये गारंटी कार्ड भी है और इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो याद रखें, वापस प्रथम मंत्र मेरा सहयोग, साझा और सेवा भाव। द्वितीय मंत्र है देखने, सोचने और सुनने का नजरिए में बदलाव। तीसरा मंत्र है श्री गणेश जी और हनुमान जी के गुणों का अनुसरण। और चौथा मंत्र है अपने 4 गुणों की भरपाई का दायित्व। और अंत में मैं पुनः आभार दिल से करता हूँ कि परवणी समाज को नमन करता हूँ। अंत में 2 पंक्तियों से मैं अपना विराम करना चाहूँगा। और ये शब्द मेरे नहीं है, किसी के पर मैं उनसे बहुत उत्साहित हूँ और प्रोत्साहित हूँ। जिंदगी की
असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी सिर्फ मुट्ठी पर जमीन ही, बाकी सारा रास्ता अभी बाकी है। इन भाइयों के साथ में मैं आपको नमन करता हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इस मंच पे बुलाया। इस मंच की गरिमा से ही हमारा स्वागत की गरिमा बढ़ती है और आपके समाज की गरिमा से ही हमारी गरिमा में चार चांद लगते हैं। बुलंद नमन, अभिवादन, अभिनंदन, अभिनंदन।